हेलो एवरीवन, खमा खड़ी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। बहुत दिनों से कमेंट सेक्शन में आप लोग कह रहे थे कि कोई हॉरर लव स्टोरी लेकर आओ, कोई हॉरर लव स्टोरी लेकर आओ, और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक यूनिक हॉरर लव स्टोरी जो शुरू होती है कोटा से लेकिन खत्म होती है देहरादून में। और ये एक ऐसी स्टोरी होने वाली है जो आपकी आत्मा को झिझोड़ के रख देगी। एंड आई कैन बेट आपने अभी तक ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारी इन दी गई आईडीज पर हमसे उसे शेयर कर सकते हैं। साथ साथ मुझे स्पॉटिफाई के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हैं कि हमारे पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पर भी अवेलेबल हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी आपको पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करें। करीबन 60% लोग कहानियां सुनते हैं, ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, वरना यू नो कि मुझे आपके ऊपर वशीकरण करना पड़ सकता है सब्सक्राइब करने के लिए। तो ऐसा ना करना पड़े इसलिए प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी है रोहित की, जो कि नवोदय विद्यालय में पढ़ा करता था और मुजफ्फरनगर यूपी का रहने वाला था। उसी के क्लास में एक लड़की जिसका नाम इशिका था, वो बायो की स्टूडेंट थी और ये मैथ्स का। और पढ़ाई में ये दोनों ही अच्छे थे। दोनों एज फ्रेंड फेसबुक पर बातें किया करते थे क्योंकि दोनों की क्लासेस भी अलग अलग थी। जब 2019 में इन दोनों ने 12th पास की, दोनों के बहुत अच्छे नंबर आए थे और दोनों ने प्लान बनाया कि वो कोटा जाकर अपने अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। और इन दोनों ने कोटा आकर एक कोचिंग में एडमिशन ले लिया। लेकिन क्योंकि इन दोनों की स्ट्रीम अलग अलग थी, एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, एक मेडिकल की स्टूडेंट थी, इनकी क्लासेस अलग अलग बिल्डिंग में लगा करती थी। और वो बिल्डिंग जो थी वो भी एक दूसरे से काफी दूर थी। खैर, दूरियां चाहे कितनी भी हो, इन दोनों ने वहां रहना शुरू किया और दोनों एक दूसरे के टच में रहे। जब भी इन्हें टाइम मिलता ये एक दूसरे से मिल लेते थे। और इसी तरह कुछ दिनों बाद इनकी जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल गई। फिर संडे को टेस्ट के बाद ये लोग मिला करते थे, साथ में घूमा करते थे, मूवीज वगैरह देखा करते थे। और इसी तरह धीरे धीरे इनका प्यार बढ़ता गया, या यूं कहें कि इनकी मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। और इसी प्यार के चक्कर में जब इन दोनों का 1 साल पूरा हुआ और रिजल्ट आया, तो ना रोहित का सिलेक्शन हुआ ना इशिका का। अब आप देखो, सिलेक्शन का कारण क्या है आपको दिख रहा है, लेकिन नाम किसका खराब होता है पता है ना आपको। खैर, जब रोहित का सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसने कोटा छोड़ दिया। और फिर उसी टाइम कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा और इशिका भी अपने घर आ गई। घर आके 1-2 महीने गुजरने के बाद उसने, जब एग्जाम हो गए, सब कुछ हो गया, रिजल्ट तो आ ही गया था, तो उसने डिसाइड किया कि वो एक और ड्रॉप लेगी। क्योंकि नीट में अटेम्प्ट ज़्यादा होते हैं और आपको पता ही जेई के अटेम्प्ट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो जब तक इशिका घर पर थी तब तक ये और रोहित किसी ना किसी तरीके से मिल लिया करते थे, लेकिन इनकी बातचीत फोन पर रेगुलर हुआ करती थी। फिर कुछ टाइम के बाद जब लॉकडाउन हटा तो रोहित ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया और इशिका ने डिसाइड किया कि वो वापस से कोटा आएगी और कोटा आकर 1 साल और ड्रॉप करके नीट की तैयारी करेगी। तो इशिका कोटा पहुंचती है और फिर से एक नई कोचिंग में उसने एडमिशन ले लिया। लेकिन कोविड की सेकेंड वेव आने की वजह से उसकी क्लासेस कुछ ही टाइम चल पाई और उसके बाद सारी क्लासेस वापस से ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। और इसी वजह से वो अपने घर ना जाकर वो पहुंच गई देहरादून अपनी बुआ के यहाँ। क्योंकि बचपन से ही वो अपनी बुआ से बहुत ज़्यादा क्लोज थी और कनेक्टेड थी। और दूसरा कारण था उसकी कजिन जो उसकी हम उम्र थी। अपने पापा से परमिशन लेकर इशिका पहुंच गई देहरादून और रोहित जो था वो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर ही था। खैर, अपनी बुआ के यहाँ रहकर वो अपनी तैयारी करने लगी और फोन पर इन दोनों की बातें रेगुलर होती रहती थी। अब उसकी बुआ की एक लड़की थी, उसकी कजिन सिस्टर, जो इशिका की हम उम्र थी और उसका नाम था पूजा। और पूजा का एक बॉयफ्रेंड था, वो भी देहरादून में ही रहता था। और जब भी पूजा उससे मिलने जाती थी तो वो इशिका को अपने साथ लेकर जाया करती थी। पूजा के बॉयफ्रेंड का नाम सारांश था और सारांश का एक फ्रेंड था जिसका नाम यश था। 2-3 बार जब ये मिले तो यश अपने दोस्त के साथ ही आया करता था। तो उसने इशिका को देखा और उसने पूजा से कहा कि यार तुम मेरी फ्रेंडशिप अपनी सिस्टर से करवा दो ना।
तो जब पूजा ने इशिका से कहा तो इशिका ने उसे मना कर दिया। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता गया, ये चारों और ज्यादा मिलने लगे। धीरे धीरे इशिका और यश में पूजा की वजह से नजदीकियां बढ़ती चली गई, क्योंकि पूजा हमेशा इशिका को पुश किया करती थी और वो दोनों भी अब एज फ्रेंड बातें करने लगे। धीरे धीरे इशिका ने रोहित से बातें करनी कम कर दी। रोहित को ऐसा लगने लगा जैसे इशिका उसे इग्नोर कर रही है। रोहित को अच्छे से याद है कि इशिका ने उसे उस यश के बारे में बताया था कि वो ऐसे ऐसे उससे फ्रेंडशिप करने को कह रहा था। वो रोहित को सब बातें बताया करती थी कि आज हम यहाँ घूमने गए, आज हम इससे मिले, हमने ये खाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इसी बातचीत में उसने यश के बारे में भी बताया था। लेकिन जब धीरे धीरे उसका बिहेवियर बदलने लगा तो रोहित को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसा है जो इशिका उससे छुपा रही है। क्योंकि इशिका अब रोहित से ना तो कुछ शेयर करती थी और छोटी छोटी बातों पर उससे गुस्सा हो जाया करती थी और फोन कर दिया करती थी। एक दिन रोहित ने उसे कॉल किया तो पहले तो उसने कॉल रिसीव नहीं किया और फिर कॉल पिक करके उसने रोहित को बहुत गुस्से से डांट दिया और जाने उसे क्या क्या सुना दिया और कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, मैं पढ़ाई कर रही हूं, तुम आजकल मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हो। यह पहली बार था जब उसने रोहित के साथ ऐसा बर्ताव किया। वो बेचारा हर्ट हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जो लड़की उससे इतना प्यार करती थी, 2 साल से लोग बातें करते आ रहे हैं और आज तक उसने कभी ऐसा बिहेवियर नहीं किया, वो आज ऐसा कैसे कर सकती है। रोहित बेचारा टेंशन में आ गया। खाना पीना उसने कम कर दिया और दिन रात बस वो इशिका के बारे में सोचता रहता और अपनी ही दुनिया में खोया रहता। रोहित को अब टेंशन हो रही थी कि यार मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जिसकी वजह से इशिका मुझे इग्नोर कर रही है और उसके साथ ये सब हो रहा है। जिस कॉलेज से रोहित इंजीनियरिंग कर रहा था उसमें जो उसका रूम पार्टनर था, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अभी इन सब चीजों में करीबन 20-25 दिन गुजर चुके थे। वो रोहित को ऑब्जर्व कर रहा था और जब उसने रोहित की हालत देखी कि यार वो बीमार सा हो गया है, पूरा शरीर उसका कमजोर सा हो गया है, तो उसने जबरदस्ती वो उसको डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि भाई आप खाना वगैरह टाइम से नहीं खा रहे हैं, आपका लिवर कमजोर हो गया है, तभी कुछ दवाइयां ले और अपने खाने पीने का ध्यान रखें। इसके बाद दोनों दोस्त रूम पर आ गए। रूम पर आने के बाद इनका एक और दोस्त था जो कि शराब पिया करता था, तो वो इनके रूम पर आता है। वो कई दिनों बाद आया था और रोहित की हालत देखकर कहता है कि भाई तुझे क्या हो गया है, तू इतना कमजोर कैसे हो गया है। तो अब उसने भी बोला, जो दोस्त था डॉक्टर दिखा के लाया, उसको डॉक्टर ने बोल दिया था। तो इन दोनों दोस्तों ने मिलकर उससे पूछा कि भाई सब कुछ ठीक तो है, कोई घर में प्रॉब्लम है, कोई और बात है, तू बता यार, तो पहले की तरह रहता भी नहीं और तेरी हालत देख कैसी हो चुकी है। तो उन दोस्तों के फोर्सफुली पूछने पर रोहित ने उनको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर बता दी कि कैसे कैसे क्या हुआ और क्यों वो इस तरह का हो गया है। तो रोहित का जो दोस्त था जो ड्रिंक करता था, उसका नाम था कनुज। वो मुस्कुराया और बोला, अब एक लड़की के चक्कर में तो ऐसा हो गया है, तू बोल मुझसे, तू बोलेगा तो तेरी जो गर्लफ्रेंड इसका नाम है इशिका, उस पर अपन वशीकरण करा देंगे और फिर उसके बाद वो तेरी हो जाएगी और तुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूं जो ये काम कर सकता है। और जो रोहित था वो प्यार में इतना पागल हो चुका था कि उसने कुछ भी नहीं सोचा और उसे आइडिया बहुत अच्छा लगा। वैसे वो इन चीजों पर विश्वास नहीं करता था और इन सबको फेक मानता था, लेकिन अब वो टूट भी चुका था और जब वो दोनों कहने लगे तो वो उन दोनों के साथ चला गया। ये तीनों के तीनों एक बाबा के पास पहुंचे। वो बाबा देखने में बहुत डरावना था। उसके लंबे लंबे बाल थे, काली गहरी आंखें, लंबी दाढ़ी। और इन्होंने पहुंचकर सारी बात बाबा को बताई। तो बाबा ने कहा कि मुझे उस लड़की की फोटो दिखाओ, कुछ शक्ल वगल देखनी पड़ेगी। तो रोहित ने फोन से इशिका की फोटो उन बाबा को दिखा दी। उन्होंने फोन लिया, फोटो देखी। उसके बाद कुछ देर उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, और तांत्रिक ने जो बताया उसे सुनकर रोहित पूरी तरह चौंक गया। जिस लड़की पर वो वशीकरण करवाने आए थे, वो बाबा ने बताया कि इस लड़की पर तो पहले से ही वशीकरण कराया गया है, जो एक बहुत बड़े तांत्रिक ने किया है। कोई लड़का है जिसने ये वशीकरण उस लड़की पर करवाया है और वो इस लड़की को सिर्फ अपने काम में लेना चाहता है,
क्योंकि उस लड़की ने उस लड़की को मना कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि अब ये लड़की चाहकर भी तेरे पास नहीं आ सकती है। इतना कहने के बाद बाबा चुप नहीं रहे और उन्होंने और कुछ बताया, और कुछ जो उन्होंने बताया उसको सुनने के बाद बेचारा रोहित और ज्यादा टेंशन में चला गया। बाबा ने कहा कि उस लड़के ने इस इशिका को यूज कर लिया है। वो उसके साथ पूरे पूरे दिन उसके कमरे पर रहती है, घर से पढ़ाई के बहाने निकलती है और उसके साथ ही रहती है। और अब इशिका को उसकी आदत लग चुकी है। वो लड़का इससे कोई प्यार व्यार नहीं करता, वो तो बस इसके जिस्म के साथ खेल रहा है, और ऐसा वो पहले भी कई लड़कियों के साथ कर चुका है। कुछ दिन वो मजे लूटेगा और उसके बाद वो उस लड़की को छोड़ देगा। ये सुनकर रोहित का बिल्कुल दिल बैठ गया। लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने बाबा से पूछा कि बाबा, मैं इशिका को उससे बचा कैसे सकता हूं? आप मुझे सिर्फ ये बात बताइए। तो बाबा ने कहा कि एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ मिठाई दूंगा। अगर तुमने ये मिठाई उस लड़की को खिला दी तो वो उसके चंगुल से बाहर आ जाएगी और वो बच सकती है। रोहित ने कहा ठीक है। इसके बाद बाबा ने कुछ मिठाई उनको विमंत्रित करके दी और उस मिठाई को बाबा से लेकर ये निकल गए अपने रूम पर। अब रूम पर पहुंचने के बाद रोहित इस सोच में पड़ा हुआ था कि इशिका से कैसे मिला जाए और ये मिठाई उसे कैसे खिलाई जाए। रोहित ने समझाने के लिए इशिका को कॉल किया, लेकिन उसने उसके कॉल का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही वो उसके मैसेज का रिप्लाई कर रही थी। जब उससे किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया तो तीनों दोस्त परेशान हो गए। उसके बाद रोहित ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने मुझे ना एक बार बताया था कि उसकी बुआ देहरादून में किस लोकेशन पर रहती है। एक काम करते हैं, हम तीनों वहीं चलते हैं और वहीं चलकर कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे इशिका से मिलने का। रोहित की बात सुनकर उसके दोनों दोस्त भी तैयार हो गए और ये लोग निकल पड़े देहरादून के लिए। बहुत ढूंढने के बाद इन्हें वो जगह मिली जहां इशिका की मौसी रहा करती थी। उनको देखते ही उसने रोहित और अपने दूसरे दोस्त को कॉल किया। कॉल आते ही लोग वहां पहुंच गए और ये उन दोनों का पीछा करने लगे। उन्होंने देखा कि थोड़ी देर के बाद जिसके साथ एक लड़की थी जो कि शायद उसकी कजिन थी, वो तो कहीं और चली गई और इशिका एक जंगल की तरफ जा रहे रास्ते पर खड़ी हो गई और वो किसी का इंतजार कर रही थी। उसे अकेली खड़ी देख रोहित के दोस्त ने कहा, एक काम कर रोहित, तू इसके सामने जा, बस सामने जाके खड़ा हो जा और तो इससे कुछ भी भूलना मत। उनकी बात मानकर रोहित ने बिल्कुल वैसा ही किया। वो जाकर इशिका के सामने खड़ा हो गया और इशिका ने जैसे ही रोहित को देखा, एकदम से उसकी आंखों में से आंसू निकल पड़े, पर उसने रोहित से कुछ बोला नहीं। अब जब उसने इशिका को देखा और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू को देखा तो उसे लगा कि शायद उसे इशिका से बात करनी चाहिए। रोहित ने इशिका से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। बहुत कोशिश की लेकिन वो बार बार रोहित से दूर रहने की कोशिश कर रही थी। जब ऐसा हुआ और उस रोहित नाकाम रहा, उसके बाद वो अपने आप वहां से चली गई। तो उसके जाने के बाद वो दोनों दोस्त रोहित के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि वो रोहित के साथ कैसा बिहेव कर रही थी। उन्होंने उससे कहा कि यार, तू उस लड़की के पीछे पागल मत बन। तो चल, अब तुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और तुझे इससे बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इशिका की आंखों के आंसू रोहित को रोक रहे थे। वो उसे कुछ और कहानी कह रहे थे। या तो वो वाकई में प्यार में पागल था, या फिर उसे उन आंसुओं के पीछे छुपा हुआ कोई राज दिखाई दे रहा था। लेकिन उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और ये लोग देहरादून से उसी दिन वापस लौट गए। अब दिन गुजर गए थे। धीरे धीरे रोहित भी अब इशिका को भुलाने की तैयारी में लग चुका था। वो उसकी बातों पर, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करता था। लेकिन एक दिन अचानक से रोहित के पास इशिका की कॉल आती है और वो कहती है कि रोहित, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, बस तुम मुझे माफ कर देना। और इतना कहने के बाद उसने कॉल कट कर दी। रोहित ने बहुत कोशिश की, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और इवन इशिका ने रोहित का नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। रोहित को समझ में नहीं आया कि एकदम से उसने उसके पास इशिका का कॉल क्यों आया, आखिर क्यों उसने उससे सॉरी बोला। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने ना सिर्फ रोहित, इसके बाकी दोनों दोस्तों को भी
हिलाकर रख दिया। करीब 2 दिन के बाद उसकी बुआ की लड़की का रोहित के फ़ोन पर मैसेज आता है और वो कहती है कि इशिका ने अपनी जान दे दी है। ये सुनकर रोहित के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आँखों से आँसू निकल पड़े थे। उसके दोनों दोस्त उससे पूछने तो उसने सब कुछ उनको बताया। उसके बाद उसने उसकी कज़िन को फ़ोन किया और बोला कि मैं इशिका को आखिरी बार देखना चाहता हूँ। तो उसकी कज़िन ने बताया कि उसकी डेड बॉडी को उनके घर पर लेकर जा रहे हैं। रोहित फटाफट से अपने गाँव जाने की तैयारी करने लगा, अपने घर जाने की तैयारी करने लगा और उसने दोस्तों से कहा कि मैं जा रहा हूँ और उसके बाद वो अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल गया। वो उसके गाँव पहुँचा तो देखा कि जब तक वो पहुँचा तब तक इशिका को गंगा घाट पर ले गए थे और वहाँ पर उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। उसकी चिता को आग लगाई गई। कुछ देर रोहित वहीं पर रुका और फिर वापस आ गया। लेकिन वहाँ से आने के बाद कहानी खत्म नहीं हुई। उसके बाद रोहित की ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल गया। अब उसे इशिका रात को सपनों में दिखाई देने लगी। वो अब और ज़्यादा बीमार पड़ने लग गया था, उसका शरीर नीला पड़ गया था। घर वालों ने उसकी हालत देखकर उसे बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उसके अंदर कोई आराम नहीं आ रहा था। उसकी मम्मी उसकी हालत देखकर रोती रहती थी। फिर जब कई दिनों तक ये कॉलेज नहीं गया, इनको पता लगा इसके दोस्तों को कि उसकी तबीयत खराब है, तो ये सब लोग उससे मिलने के लिए इसके घर पर पहुँचे और इसकी हालत देखकर इन दोस्तों ने इसकी मम्मी को सारी बातें बताई कि ऐसे-ऐसे वो लड़की थी जिसने अपने आप को ख़त्म कर लिया और उसके बाद ये उसको देखने के लिए आखिरी बार देखने के लिए उसके गाँव गया था। क्योंकि जब ये वहाँ जाकर आया था, तो इसने फ़ोन करके अपने दोनों दोस्तों को सब कुछ बता दिया था और ये बात इसके दोस्तों ने इनकी मम्मी को बताई। इसके बाद इसके दोस्तों और इसकी मम्मी ने एक प्लान बनाया। इसके दोस्तों ने कहा कि आंटी अब आप तैयार हो जाओ, हम कहीं चल रहे हैं, लेकिन आप ये बात रोहित को बिल्कुल मत बताना। बस उससे ये कहना कि हमें एक डॉक्टर के पास जाना है, उसको दिखाना है, चेकअप करवाना है। इसके बाद जैसा इन्होंने प्लान किया था, वैसा ही हुआ और ये लोग इनकी मम्मी और रोहित को लेकर उन्हीं बाबा के पास पहुंचे, जिनके पास ये पहली बार वशीकरण करवाने गए थे। बाबा के पास पहुंचकर उन्होंने सारी बात बाबा को बताई। उसके बाद रोहित को उन बाबा के सामने बिठाया गया। वहाँ सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि इसके दोस्तों ने बाबा से कहकर पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। उसके बाद उन बाबा ने अपनी पूजा शुरू की और उस टाइम पर रोहित बेहोश हो गया। लेकिन उसके बाद सब कुछ क्या हुआ, ये सब रोहित के दोस्तों ने उसे बाद में बताया था। उन्होंने बताया था कि रोहित एक्चुअली बेहोश नहीं हुआ था। उसके शरीर के अंदर उन बाबा ने इशिका की आत्मा को बुला लिया था और वहां जो भी कुछ हुआ वो रोहित को याद नहीं था। उन बाबा ने इशिका को बुलाया और उससे बात की तो इशिका ने बताया कि मैं रोहित को नहीं छोड़ सकती, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। अब ये स्टेटमेंट अपने आप में बड़ा अजीब है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब वो जिंदा थी तो उसे इग्नोर किया करती थी। लेकिन आपको पता है कि उसका कारण क्या था? क्योंकि उस दूसरे लड़के ने उसके ऊपर किसी तरह का वशीकरण करवाया हुआ था और अब शायद उसकी आत्मा जो वाकई में रोहित से प्यार करती थी, वो रोहित के साथ चिपक चुकी थी। उसने कहा कि मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर बाबा ने कहा कि तू चाहती क्या है? तो इशिका ने बताया कि मुझे इसके साथ शादी करनी है। मेरी मौत के बाद ये मुझे देखने शमशान घाट भी आया था और वहीं से मैं इसके साथ आ गई थी। तो बाबा ने कहा कि अगर तू इससे इतना ही प्यार करती थी तो तूने अपने आप को खत्म क्यों किया? तो इसके बाद उसने जवाब दिया कि यश ने मेरा यूज किया और फिर वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं रोहित को कभी धोखा नहीं देना चाहती थी, पर पता नहीं क्या हुआ और यश के जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई और बस रोहित के बारे में ही सोचते रहती थी कि जिस इंसान ने मुझसे इतना प्यार किया और वो मुझसे मिलने के लिए देहरादून तक आया, यहाँ की गलियों में भटकता रहा और बस मैं यही सोचती रहती कि मैंने उसके साथ क्या किया। फिर एक दिन अचानक मुझे यश दिखाई दिया और मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने मुझे गाली दी और कहा कि अगर तू ज्यादा ड्रामा करेगी ना, तेरे न्यूड फोटोज मैं वायरल कर दूंगा। अब मेरा पीछा छोड़ और तुझे जहां जाना है वहां जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मैंने रोहित को कॉल करके सॉरी बोला था। अब ऐसा लगने लगा था कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा है और उसके बाद मैंने अपने आप को खत्म कर लिया। इसके बाद बाबा ने कहा
कि तू अब रोहित को छोड़ दे। तो इशिका ने कहा कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। अब इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। बाबा ने कहा कि तू इससे शादी कैसे करेगी? तू एक आत्मा है और ये एक इंसान है। तो कहती कि वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी देर सोचने के बाद बाबा ने कहा, अच्छा एक बात बता, अगर हम तेरी शादी इससे करा दें तो तू इसे छोड़ देगी या नहीं? तो उसने कहा, हाँ ठीक है, लेकिन मैं इसके साथ 7 फेरे लेना चाहती हूँ। उसके बाद बाबा ने रोहित के दोस्तों को कुछ सामान लाकर आने को कहा। वो गए और बहुत ढूंढने के बाद में उन लोगों को वो सामान मिला जो बाबा ने लिख कर दिया था। उसके बाद बाबा ने पूजा की। पूजा करने के बाद उन्होंने अग्नि जलाई। उसमें उसने उन्होंने इनके 7 फेरे करवाए और 7 फेरे करवाने के बाद इन्होंने जो अपनी पूजा की थी उसकी राख से, मतलब जो हवन किया था उसमें से अभिमंत्रित ताबीज वगैरह वो सब रोहित को पहनाए, रक्षा सूत्र बांधा और उसके बाद कहीं जाकर इशिका ने रोहित का पीछा छोड़ा। ये सारी बातें रोहित की दोस्तों ने बाद में उसे बताई। और अगर रोहित आज जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से जिंदा है। अगर उसके दोनों दोस्त नहीं होते तो शायद वाकई में इशिका रोहित को अपने साथ ले जाती। और इसीलिए तो कहते हैं इस दुनिया में एक बहुत बड़ा रिश्ता है, वो है दोस्ती का। अगर आपको सच्चे दोस्त मिल जाएं तो वो आपको मौत के मुंह से भी बाहर निकाल लाते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई सच्चा दोस्त है तो आपके पास इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। वैसे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके पास भी ऐसे दोस्त हैं जो आपके लिए कुछ भी कर गुजर जाएं। तो ये थी हमारी आज की खतरनाक लव हॉरर स्टोरी, जहां पर एक ही लड़की को दो दो लोग वशीकरण करके अपने पास लाना चाहते थे, लेकिन जब रोहित पहुंचा अपना वशीकरण कराने तब उसे असली सच्चाई का पता लगा कि जिस लड़की को वो गलत समझ रहा था एक्चुअली वो अपने सेंसेस में नहीं थी। अच्छा एक चीज और बताएं, कि आपको लगता है कि वाकई में इस तरह से किसी के ऊपर वशीकरण किया जा सकता है? वैसे कई अखबारों में, कई दीवारों पर आपने ऐड जरूर देखे हैं कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, एक तरफा प्यार करते हैं और उसे अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज का दावा करते हैं कि अगर आप उनके पास पहुंच जाएं तो वो वशीकरण के द्वारा उन्हें आपके पास ला सकते हैं। अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।